नमस्ते सीमा जी। नमस्ते अंजलि ताई। न्यूज़ भारती की ओर से मैं सुचेता कुलकर्णी। आप डॉक्टर सीमा सिंह और अंजलि ताई देशपांडे दोनों का इस चर्चा में स्वागत करती हूँ। अ, एक संक्षेप में परिचय कर देती हूँ। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स बात करने के लिए आए हैं उनका डॉक्टर सीमा सिंह लॉ की प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उन्होंने एलएलबी और एलएलएम किया हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी से और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से फॉरेंसिक साइंसेज में उनकी पीएचडी है। अम, डॉक्टर सीमा जी का एक्सपीरियंस एलएलबी, एलएलएम और पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड करने का है और उनका कोर इंटरेस्ट एरिया अभ्यास का विषय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस में है। सीमा जी ने कई सारे आर्टिकल्स लिखे हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन्स में और जर्नल्स में इन विषयों पे और एज़ अ पॉलिटिको लीगल एनालिस्ट भी उन्होंने कई सारी चर्चाओं में, पैनल्स में सहभाग लिया है। उन्होंने 3 बुक्स लिखे हैं, एडिट किए हुए हैं लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, इंडियन ज्यूरिडिस्टिक थॉट और सीएए रियलिटी एंड मिथ इन विषयों पर। डॉक्टर सीमा सिंह मेंबर ऑफ एकेडमिक काउंसिल फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है और एडवाइजर टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐसे भी दायित्व उनके पास है। करंटली शी इज आल्सो द नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद। सीमा जी बहुत-बहुत स्वागत है इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत माननीय बहुत अंजलि धन्यवाद ताई आपका। माननीय अंजलि ताई देशपांडे दृष्टि स्त्री अध्ययन केंद्र की सचिव है और अभी फिलहाल जो चर्चा में बहुत विषय चल रहा है सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलिंगी विवाह, इस पर दृष्टि अध्ययन केंद्र ने एक जनमत सर्वेक्षण रिसेंटली किया है। तो अंजलि ताई और सीमा जी हम इस महत्वपूर्ण विषय पे आप आज चर्चा करेंगे। अ, तो मेरा पहला प्रश्न सीमा जी को ये है कि हमारे सब दर्शकों को पहले ये जानना ज़रूरी है कि सेम सेक्स मैरिज अ, इस विषय की गंभीरता क्या है? ये विषय एग्ज़ैक्टली क्या है? देखिए ऐसा है, जब हम विवाह या मैरिज जैसे संस्था की बात करते हैं तो भारत में और पश्चिम की दृष्टि में एक अंतर दिखाई देता है। विवाह संस्था के रूप में दुनिया को जिसने गिफ्ट किया वो देश भारत था। यहाँ पे रामायण काल से लेकर के उसके भी पहले जब हम ऋग्वेदों की बात करते हैं वहां पे भी विवाह एक संस्था के रूप में स्टैब्लिश्ड है। भारत ने दुनिया को ये दिया, पश्चिमी देशों में ये बहुत बाद में आया, लेकिन धीरे धीरे विवाह के पश्चिमी देशों की अवधारणा में एक परिवर्तन आया। विवाह का अगर हम एक मूल स्वरूप देखते हैं तो विवाह की जो 4 प्रमुख उद्देश्य हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में या हमारी भारतीय सभ्यता में बताए गए हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट है प्रोजेनी या संतानोत्पत्ति, दूसरा है फिजिकल या सेक्सुअल प्लेजर, तीसरा है कंपेनियनशिप और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारे भारतीय समाज में कोई भी धार्मिक संस्कार बिना पति पत्नी के साथ बैठे पूर्ण नहीं होता। तो भारतीय समाज में ये एक सैक्रामेंट के रूप में माना जाता है और इसकी उत्पत्ति लॉ से नहीं हुई है, ये लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ये जो क्रिएटेड है ये समाज द्वारा जनित है और एक अत्यंत पुरातन एक प्रथा है जो भारत में चली आ रही है। विदेशों में भी अलग अलग देशों में, चाहे हम क्रिश्चियनिटी को देखें या हम इस्लाम को देखें, वहां पे भी मैरिज या निकाह में 2 अपोजिट सेक्स के लोग ही शादी करते हैं जो बायोलॉजिकली मेल या फीमेल होते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में पश्चिमी देशों में एक परिवर्तन देखने को मिला जिसकी शुरुआत सबसे पहले नीदरलैंड में 2001 में हुई। वहां पे डिमांड उठी सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने की। और सेम सेक्स मैरिज का मतलब एक तरीके से ये हुआ कि कोई भी पुरुष पुरुष से या महिला महिला से विवाह कर सकता है। तो इसमें कई सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी थे। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि पश्चिमी देशों में विवाह की अवधारणा वैसी नहीं है जैसी कि भारतीय समाज में है, क्योंकि चाहे हम क्रिश्चियनिटी देखें या इस्लाम देखें, उसमें कहीं ना कहीं सैक्रामेंट के बजाय ये कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म में रिकॉग्नाइज्ड है। लेकिन अगर हम रिलीजन की भी बात करते हैं तो ना तो क्रिश्चियनिटी में और ना ही इस्लाम में सेम सेक्स मैरिज को लेके एक्सेप्टेबिलिटी है। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि सेम सेक्स रिलेशनशिप हमेशा से शायद एग्जिस्टेंस में रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इसको एक सोशल स्ट्रक्चर देने की डिमांड होने लगी तो कुछ देशों में कुछ मूवमेंट शुरू हुए। नीदरलैंड जैसे देश ने इसको लीगलाइज किया।
2015 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, फिर अमेरिका ने इसको रिकॉग्नाइज किया, इसको लीगलाइज किया यूके ने, और फिर बहुत सारे अलग अलग देशों ने इसको अपने यहाँ पे लीगलाइज किया। इसको लेकर के एक डिमांड अब इंडिया में की जा रही है, क्योंकि अभी तक 34 देशों ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। इसको लेकर के भारत में एक सबसे पहले सुप्रियो एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस फाइल हुआ, और टोटल 16 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, जहां पर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने की बात की गई, और ये कहा गया कि सेम सेक्स के लोगों को जो शादी करते हैं आपस में, उनके स्टेटस को न केवल मैरिज के रूप में स्वीकार किया जाए, बल्कि उनको समस्त अधिकार दिए जाएं जो कि एक मैरिड कपल को अवेलेबल होते हैं। ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और इस पे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई हो रही है। इसमें कई अलग अलग पक्षकार दोनों तरफ से हैं, और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसके बारे में हम सारे लोग अवेयर हैं। बोलिए अंजलि ते। हाँ, नहीं, अभी ये जो एक आप यदि कुल मिलाकर मैरिज और उससे रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग लॉ सिस्टम में जो प्रोविजंस है, वो यदि एक बैकग्राउंड के तौर पर आप थोड़ा में ओवरव्यू करे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, मैरिज हमारे समाज में या किसी भी समाज में सबसे छोटी इकाई होती है, और उस मैरिज के कई सारे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। जैसे जब दो लोग विवाह करते हैं तो ये दो व्यक्तियों का विवाह नहीं होता, ये दो परिवारों का एक मिलन होता है, और उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो प्रोजिनी या संतानोत्पत्ति होती है, हालांकि अब इसको इसेंशियलिटी की कैटेगरी में नहीं लाया जा रहा है, और लेकिन अभी भी इस बात से डिनायल नहीं हो सकता कि संतानोत्पत्ति विवाह का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। तो जो हमारी प्रोजिनी जो बढ़ती है वो मूलतः विवाह के कारण बढ़ती है, और इससे हम अलग अलग राइट्स लेते हैं। ये राइट्स दो तरीके के होते हैं। एक तो विवाह के बाद महिला को अपनी पति के घर में कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो बच्चे उस विवाह से उत्पन्न होते हैं उनके कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो विवाह देखने में दो व्यक्तियों के बीच में एक एक्ट लगता है, लेकिन एक्चुअल में इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं। जैसे जब विवाह होगा तो मैरिज के साथ, हालांकि भारतीय सभ्यता में डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर हम हिंदू कोडिफाइड बिल की बात करते हैं तो मैरिज के साथ डिवोर्स भी आता है, उसके बाद मेंटेनेंस भी आता है, उसके बाद सक्सेशन या उत्तराधिकार भी आता है, फिर अडॉप्शन भी आता है, ये इनहेरिटेंस आता है। तो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये विवाह के साथ कहीं ना कहीं आते हैं। और अगर हम आज के समय में देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि विवाह में मैरिड वुमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट ने अलग अलग लेजिस्लेशंस बनाए हैं। तो वो सारे लेजिस्लेशन जो विवाहित महिला को प्रोटेक्शन देते हैं वो भी कहीं ना कहीं विवाह से जाकर के जुड़ते हैं, स्पेशली उन स्थितियों में जबकि विवाहित महिला अपने पति या अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर अपने विरुद्ध किसी तरीके के अत्याचार का आरोप लगाती है। तो कहने के लिए तो ये दो व्यक्तियों का संबंध है, लेकिन इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, चाहे वो सोशल इम्पैक्ट हो या वो लीगल इम्पैक्ट हो या बच्चों पे पड़ने वाला इम्पैक्ट हो, वो बहुत ही ब्रॉड है, और ये पूरे के पूरे परिवार के साथ साथ पूरे के पूरे समाज को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। सीमा जी, जैसे कि आपने बोला कि एक विवाह का जो लॉ है उससे जुड़े हुए कई अन्य लॉज है या जुरिस्डिक्शन है उस पे, तो अगर सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज कर दिया जाता है तो इन सारे लेजिस्लेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं बाकी सारे उससे जुड़े हुए जो विवाह से जुड़े हुए जो बाकी के कायदे हैं उस पे? देखिए, हमारे यहाँ पे जो सेम सेक्स का मुद्दा उठा है ये कोई नया नहीं है, और इसका अगर एक पूरा का पूरा ना एक लीगल बैकग्राउंड है, और जब आप इसके लीगल बैकग्राउंड में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे स्टेप इन करके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इसकी शुरुआत जो होती है वो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स रिलेशनशिप से होती है। नौतेज सिंह जौहर का केस आया था, और नौतेज सिंह जौहर के केस में आईपीसी की सेक्शन 377 में कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन टू एडल्ट्स को, जो कि सेम सेक्स के हैं, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। तो यहां से ये बात की शुरुआत होती है। उसके बाद इशू यहाँ पे ये आता है कि इनको मैरिज का स्टेटस दिया जाए। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मैरिज की नॉर्मल डेफिनेशन है उसमें एक बायोलॉजिकल मेल और एक बायोलॉजिकल फीमेल का होना जरूरी है। अभी तक भारत में जितने भी लेजिस्लेशन है, शायद
हम में से बहुत कम लोग को पता होगा कि भारत वो देश है जहां पे महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस और प्रोविजंस हैं, जिनकी टोटल संख्या लगभग 54 यानी 54 है। तो जैसे ही आप विवाह में फीमेल को जेंडर न्यूट्रलिटी से रिप्लेस करते हैं या मेल को जेंडर न्यूट्रलिटी से रिप्लेस करते हैं, जिसकी की डिमांड इन पिटिशंस में हो रही है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन इन सारे लेजिस्लेशंस में भी आएगा, क्योंकि ये लेजिस्लेशंस जो हैं ये एक्सक्लूसिवली बायोलॉजिकल फीमेल को प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे जो रेप लॉज हैं उसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की का पति यदि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो रेप की डेफिनेशन में आएगा। तो यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया कि जब आपने इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया तो 2 मेल या 2 फीमेल हो गए। जब 2 मेल या 2 फीमेल हो जाएंगे तो फिर रेप के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ आपको पूरे के पूरे रेप लॉ को भी न्यूट्रल करना पड़ेगा। या जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है और सीजीआई ने तो इसको अपनी तरफ से कई जगह इस्तेमाल कर दिया, मैरिटल रेप शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जाता है। अब मैरिटल रेप को के शब्द की अगर आप बात करते हैं तो इसमें ये असरटेन करना बहुत जरूरी है कि दोनों में वाइफ कौन है। सेम सेक्स रिलेशनशिप में आप कैसे असरटेन करेंगे कि वाइफ कौन है? तो इसका मतलब ये है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट में ये बात तो कह रहे हैं कि पर्सन की डेफिनेशन को जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए और LGBTQI जो भी आगे जितनी भी सब कैटेगरीज है सबको इसमें रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। लेकिन इसका जो एक्चुअल इम्प्लीकेशंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि सारे फीमेल ओरिएंटेड लेजिस्लेशन को आपको कहीं ना कहीं जेंडर न्यूट्रल करना पड़ेगा और इनकी संख्या 50 से ऊपर है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि अगर आपने बायोलॉजिकल फीमेल को जेंडर न्यूट्रल शब्द से रिप्लेस कर दिया तो हमारा जो संविधान है ना वो स्पेसिफिकली जो बायोलॉजिकल वुमेन को प्रोटेक्शन देता है उस प्रोटेक्शन को आप उसको नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 या 2% कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के लिए 98-99% जो प्योर बायोलॉजिकल फीमेल्स हैं हम उनके राइट को वायलेट कर रहे हैं। तो हमें इन चीजों को बहुत ही सेंसिटिवली देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक इनिशिएटिव सुप्रीम कोर्ट में लिया गया जहां पे टॉयलेट्स को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया। अब यहाँ पे पश्चिमी देशों में एक नई समस्या आ रही है और वहां पे समस्या क्या आ रही है कि जो जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स हैं वहां पे ट्रांसजेंडर जो हैं वो बायोलॉजिकल फीमेल्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो अब वहां पे एक नई बहस शुरू हो गई है, वहां पे जेंडर न्यूट्रलिटी को डिस्कार्ड करने की बात की जा रही है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप बायोलॉजिकली, क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है, इम्पोर्टेंट चीज ये होनी चाहिए कि हम इक्वलिटी को गलत तरीके से ना देखें और ना ही इंटरप्रेट करें। जेंडर न्यूट्रलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आप कह रहे हो सारे लोग इक्वल हैं। मुझे लगता है इसके बजाय आज बात इस पे होनी चाहिए कि आपकी जो भी जेंडर यूनिकनेस है, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, उस यूनिकनेस को प्रॉपर और अप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस समाज में मिलना चाहिए। अगर हम जेंडर इक्वलिटी को कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल इक्वलिटी पे ले जा करके ट्रीट करते हैं तो मुझे लगता है कि हम बायोलॉजिकल फीमेल के साथ एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, जिसके कि ग्लिम्स जो है पश्चिमी देशों में दिखाई देने लगे हैं। तो यहाँ पे भले ये कहा जा रहा है कि सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट में चेंज होगा, लेकिन एक्चुअल में स्पेशल मैरिज एक्ट में चेंज नहीं होगा, ये पूरे के पूरे 50 से अधिक प्रोविजंस और लेजिस्लेशंस को चेंज करना पड़ेगा, जो कि अल्टीमेटली बायोलॉजिकल फीमेल्स के राइट्स को डेफिनेटली कहीं ना कहीं वायलेट करेगा। आपने ये जो जानकारी दी मुझे तो उससे लगा कि द फैक्ट इटसेल्फ कि हमारे देश में इतने सारे लॉज बनाने पड़े टू प्रोटेक्ट द बायोलॉजिकल फीमेल, तो टॉक्स अबाउट कि उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है अपने सोशल फैब्रिक को देखते हुए। तो आई एम श्योर व्हाट यू सेड कि इससे सेम सेक्स मैरिज अगर लीगलाइज होता है तो बहुत ज्यादा असर बायोलॉजिकली फीमेल्स जो है उनकी सुरक्षा पे बहुत इम्पैक्ट है। ये एक महत्वपूर्ण बात। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर के मेन टसल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करते हैं, जिसमें लेजिस्लेचर का अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है और जुडिशरी का अपना रोल है। क्या जुडिशरी यूनिलेटरली यहाँ पे सेम सेक्स को जेंडर न्यूट्रल बना करके इन 50 से अधिक प्रोविजंस में चेंज कर सकती है? क्योंकि ये
पूरे के पूरे प्रोविजन चेंज करने पड़ेंगे। और अगर जुडिशरी ऐसा करती है तो क्या वो लेजिस्लेटिव डोमेन में इंटरफेरेंस नहीं कर रही? और अगर ये करती है तो हमारे केशवानंद भारती का जो जजमेंट आया था उसमें साफ साफ कहा गया था कि सेपरेशन ऑफ पावर इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे बहुत सारे हिस्टोरिकल जजमेंट दिए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट यूनिलैटरली अपनी तरफ से लेजिस्लेचर के रोल को निभाने की कोशिश करती है और इन सारी डेफिनेशंस को चेंज करती है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन का जुडिशरी द्वारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे क्रिमिनल लॉज में और बहुत सारे सिविल लॉज में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट से अगर करता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी होगा और बहुत ही फैटल भी होगा। आपका क्या मत है? सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मैटर की सुनवाई करी थी तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन थी, जो मुझे लगता है अब काफी हद तक दूर हो गई। जब ये आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ था तो इस आर्ग्यूमेंट में सिर्फ एक पॉइंट उठाया गया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में जो टर्म पर्सन यूज किया गया है उसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया जाए। लेकिन ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग में एक फ्लॉ क्या है, वहां पर्सन शब्द का मतलब है पर्सन बिलोंगिंग टू एनी रिलीजियस कम्युनिटी। तो वो क्या है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो आपको इंटरकास्ट मैरिज का और इंटरफेथ मैरिज करने का राइट देता है। क्योंकि सेम जो स्पेशल मैरिज एक्ट में जब आप आगे के प्रोविजंस देखते हैं तो वहां पे हर जगह हस्बैंड एंड वाइफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप कहते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में पर्सन शब्द जेंडर न्यूट्रल है तो एक तरीके का मिस इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि जिन्होंने भी स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया उनके दिमाग में ये इंटेंशन कतई नहीं था कि पर्सन का मतलब जेंडर न्यूट्रलिटी है। तो इस कारण से ये संभव नहीं है और इससे मैरिज के पूरे इंस्टीट्यूशन के साथ साथ लीगल और सामाजिक तौर पे जो पड़ने वाले दुष्प्रभाव हैं उसकी भी एक स्टडी होनी चाहिए। और शायद बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहीं ना कहीं रियलाइज किया जब हमारे सॉलिसिटर जनरल ने ये चीज बोली कि ये सिर्फ स्पेशल मैरिज नहीं, इतने सारे लेजिस्लेशंस में और चेंजेस करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम मैरिज में अब ज्यादा इंटरफेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि जिनके राइट है उनको राइट दिया जाए। तो इसमें एक चीज में तो देखिए किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो सेक्सुअलिटी होती है वो बायोलॉजिकल होती है और नेचुरली बायोलॉजिकली अगर किसी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट है तो उसको एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। वो इस बेसिस पर डिस्करेज नहीं होना चाहिए, चाहे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का व्यक्ति हो या कोई भी हो, कि उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिफरेंट है या सेक्सुअली वो एक अलग या बायोलॉजिकली एक अलग कैटेगरी को बिलोंग करता है। भारत में हम अभी तक इसमें काफी आगे गए हैं। नौतेज सिंह जौहर का जजमेंट आया जिसमें कि जो मैंने आपको बताया कि होमोसेक्सुअल्स का जो कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच जो सेक्सुअल रिलेशनशिप था उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया। और इसके बाद सरकार ने 2019 में एक लेजिस्लेशन बनाया, द ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शंस ऑफ राइट्स एक्ट 2019। तो ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट बनाया है ना, इसमें ट्रांसजेंडर्स के बहुत सारे राइट्स को ऑलरेडी एक्नॉलेज कर दिया गया है। तो अगर हम इस कम्युनिटी के सिविल राइट्स की बात करते हैं तो लार्जली वो सिविल राइट्स कहीं ना कहीं एक्नॉलेज्ड हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस रिलेशनशिप को मैरिज का स्टेटस देना, लेकिन इसको मैरिज का स्टेटस देने में बहुत सारी समस्याएं हैं और वो समस्याएं सामाजिक तौर पे तो हम देख ही रहे हैं, जो कि आएंगी, हम आगे शायद इसमें प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे। लीगल तौर पे जो समस्याएं आएंगी वो पूरे के पूरे मैरिज के जुरिस्प्रूडेंस को चेंज कर देंगी। और इसमें सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि अगर मैरिज को एज एन इंस्टीट्यूशन लॉ ने क्रिएट नहीं किया तो मैरिज की डेफिनेशन को लॉ अल्टरनेट या अल्टर भी नहीं कर सकता है। ये समाज ही डिसाइड करेगा जिसने कि इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया है कि उसको इस डेफिनेशन में कोई परिवर्तन चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर आज के समय में हम देखते हैं तो समाज से इस डेफिनेशन को चेंज करने की ऐसी कोई डिमांड नहीं है, बल्कि अभी का जो समय चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे लोग जाकर के डीएम को ज्ञापन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 16 लोगों की पेटिशन को आप मास पब्लिक राइट के रूप में या क्लेम के रूप में कंसीडर नहीं कर सकते। मैरिज अगर समाज बनाता है तो उसकी डेफिनेशन को चेंज करने का राइट भी
समाज का ही होना चाहिए, ना कि लॉ का। अवश्य। सीमा जी, अभी आपने एक हाँ, हाँ, इसके पीछे पीछे मैरिज के पीछे पीछे फैमिली आता है ना, लगा हुआ है उसको। तो उसके बारे में सुचेता का प्रश्न पहले ले लेंगे। आप क्या पूछना चाहती है सुचेता? हाँ, सीमा जी ने इस बात का जिक्र किया कि काफी सारे सोशो लीगल लीगल कॉम्प्लिकेशंस है, सोशल कॉम्प्लिकेशंस भी इस वजह से हो सकते हैं। तो मेरा सवाल यही था कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने के बाद इसका मिसयूज किस तरह से समाज में हो सकता है? व्हाट आर द सोशल इम्प्लीकेशंस दैट यू सी ऑफ सच अ लॉ कमिंग इन फोर्स? देखिए, अभी क्या है ना कि ये जो सेम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत स्टेप बाय स्टेप चला गया है। पहले होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया, फिर उसके बाद आपने देखा कि ये हमारा जो लिव इन रिलेशनशिप है, जैसे आज अगर आप बात करिए तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप को एट पार विद मैरिज मान लिया है। तो अगर आप सेम सेक्स कपल्स की बात करते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप में उनको रहने से कोई रोक नहीं रहा है, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको मैरिज का स्टेटस देते हैं तो इसमें एक समस्या आती है। समस्या क्या आती है कि मैरिज के साथ साथ फिर और भी राइट्स की डिमांड होगी, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट राइट होगा पेरेंटहुड का। अब जो सेम सेक्स कपल है, जो बायोलॉजिकली दोनों फीमेल हैं या बायोलॉजिकली दोनों मेल हैं, वो प्रोक्रिएट नहीं कर सकते। पर जब वो डिमांड करेंगे कि हमारा पेरेंटहुड भी हमारा राइट है और हमारे भी बच्चे होने चाहिए, तो उसमें दो ऑप्शन बचेंगे। या तो आप सरोगेसी के लिए जाओगे और या तो आप एडॉप्शन के लिए जाओगे। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है उस बच्चे के, जो कि बायोलॉजिकली नॉर्मल है, उसका जब ग्रूमिंग होगी तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक सामान्य परिवार में माता होता है, माता और पिता दोनों होते हैं, दोनों की अपनी एक अलग अलग भूमिका होती है। माता का जो मातृत्व होता है वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिता का जो प्रोटेक्शन होता है वो बच्चे के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपने अगर दोनों को माँ और दोनों को फादर बना दिया तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो बच्चा जिस तरीके के सेक्सुअल रिलेशनशिप को देख करके ग्रो कर रहा है, कहीं ना कहीं वो बच्चे के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसा पड़ सकता है कि उसकी खुद की सेक्सुअलिटी इंड्यूस होकर के चेंज हो सकती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखिए ये फादर और मदर का कॉन्सेप्ट जो है ये नेचुरल कॉन्सेप्ट है। पूरी प्रकृति में दो बायोलॉजिकली डिफरेंट लोग जो हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे जो भी हो, वही प्रोक्रिएट करते हैं और उसमें मदर की भूमिका नेचर भी एक्सेप्ट करती है। तो ये जो दोबारा डिमांड उठेगी, अब अगर आप सरोगेसी में जाते हो तो एक समस्या है। पहली बात, सरोगेसी के लिए फिर आपको पूरा का पूरा लीगलाइज करके एक अलग लीगल डिस्कोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप एडॉप्शन में जा रहे हो तो बायोलॉजिकली जो नॉर्मल बच्चा है वो जब इस एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा तो उसके ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, फिर उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशंस क्या एक इंड्यूस्ड एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और इसमें एक रिसर्च आई है। उस रिसर्च में लगभग 80-90 हजार बच्चों पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उनको सेम सेक्स कपल्स के बीच में और जो हेटेरोसेक्सुअल कपल्स के बीच के जो बच्चों का डिफरेंस होता है उनकी परवरिश का, उसको जब मेजर किया गया तो ये पाया गया कि होमोसेक्सुअल कपल्स के बीच में जो बच्चे ग्रो करते हैं उनकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ जो होती है वो उस तरीके की नहीं होती है, चाहे वो इमोशनल हो या कोई और एंगल साइकोलॉजी का हो, जैसे कि नॉर्मल बच्चे की होती है। तो हमें एक बहुत ही बात का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सेम सेक्स मैरिज की लीगलाइजेशन की बात चल रही है ये अभी एक एस्पेक्ट है। इसके बाद सक्सेशन का मुद्दा आएगा, इनहेरिटेंस का मुद्दा आएगा, एडॉप्शन का मुद्दा आएगा, फिर ये कहा जाएगा कि सेम सेक्स कपल अगर शादी करेंगे तो डाउरी का मुद्दा आएगा, सेम सेक्स कपल अगर शादी करेंगे तो फिर क्रुएलिटी का मुद्दा आएगा, जो कि ये वो राइट्स हैं जो केवल फीमेल्स को दिए गए हैं। तो ये सारे मुद्दे जब आप जेंडर न्यूट्रल करेंगे तो क्रुएलिटी में जब आप हस्बैंड और वाइफ को ही नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि हु इज हस्बैंड एंड हु इज वाइफ, तो इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना कि फिर ये प्रोटेक्शन जब मांगे जाएंगे तो आप इस कंफ्लिक्ट को कैसे बैलेंस करेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा कि हम अननेसेसरली मल्टीपल लिटिगेशंस को बढ़ा रहे हैं। अगर आज के समय में भी अगर हम देखें तो सेम सेक्स कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, दैट कैन बी देयर चॉइस। लेकिन ये जो फर्दर ऑफशूट्स निकलने वाले हैं मैरिज का स्टेटस देने के बाद, वो कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि सेम सेक्स में मान लीजिए गे कपल एक लड़की को गोद लेता है
या एक लेस्बियन कपल एक लड़के को गोद लेती है, तब फिर जो है उस बच्चे की साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और अगर ये बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, अगर वो सेम सेक्स के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो भी और अदरवाइज भी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं आगे उठेंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस इशू की दूरदर्शिता को देखते हुए मुझे लगता है कि इसको समाज और लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ देना चाहिए और इस पे एक व्यापक डिस्कशन की जरूरत है। जिसको जो राइट मिलना चाहिए उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैरिज शब्द में इस रिलेशनशिप को लाना ये काफी इसके दूरगामी और नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। जी, अंजलि जी आपका प्रश्न पूछ लीजिए। एक तो रिसर्च के बारे में आपने बताया ही है, बच्चों को होने वाला परिणाम साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग उनका जो होता है वो अलग होगा, ये तो डेफिनेट है। और उनकी सेक्सुअलिटी पर कोई असर होगा क्या? हाँ, ये देखिए बड़ा उनका महत्वपूर्ण। सेक्सुअल ओरिएंटेशन बदल सकता है क्या? ऐसा जी, मेरे मन ये में एक प्रश्न उठा है। नहीं, ये अंजलि ताई आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक चलन जो चल गया है ना, जो डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड की हम बात करते हैं वो अभी हुआ नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी पिटीशन जब आती है तो उसका सिर्फ एक आर्गुमेंट होता है कि इतनी कंट्रीज ने कर दिया तो हम क्यों ना करें। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज है। मैंने बोला कि ये बायोलॉजिकल होता है, लोगों को ठीक है, उनके राइट को, उनकी प्राइवेसी को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन क्या इस पे कोई स्टडी हुई है क्या कि जिन कंट्रीज में ये एज अ राइट जो है दिया गया उसका वहां के समाज पे क्या असर पड़ा। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगी, और ये एग्जाम्पल जो है ये काफी चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले आंकड़े इसलिए हैं क्योंकि अभी यूके में एक रिपोर्ट आई 2018 में, क्योंकि आपको पता है यूके में भी लेजिस्लेशन बना करके सेम सेक्स रिलेशनशिप को लीगलाइज किया गया। वहां पे 4400% राइज, मैं 4400 की बात नहीं कर रही, मैं 4400% राइज की बात कर रही हूं। वहां पे राइज हुआ 2018 में, और सबसे ज्यादा ये राइज टीनेज गर्ल्स में देखने को मिला। राइज किस चीज को लेकर के था? प्योर बायोलॉजिकल जो लड़कियां होती हैं, इसके पहले इस चीज को, इतनी बड़ी ग्रोथ को कभी भी नोटिस नहीं किया गया। जो प्योर बायोलॉजिकल लड़कियां हैं वो अचानक से कहने लगी कि वो एक्चुअल में फीमेल नहीं है। उनके अंदर उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर के एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई, और कंफ्यूजन क्रिएट होने के बाद उन्होंने क्या डिमांड शुरू करी कि हमारे सेक्स को चेंज किया जाए। तो अभी एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आया है जिसको लेकर के कनाडा, यूएसए, सारे के सारे कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। और इसका एक बड़ा मैं आपको रीजन बता दूं, यूएस के भी बहुत सारे स्टेट्स ने इस काम को किया, जैसे लॉस एंजलिस में हुआ। वहां पे क्या हुआ कि अपने आप को जेंडर न्यूट्रलिटी के बारे में अवेयर करने के लिए जो टीनेजर्स बच्चे थे उनको डिफरेंट तरीके की जेंडर एक्टिविटीज कैसे की जाती हैं इसके बारे में एक्सपोजर दिया गया, सेक्सुअल एक्टिविटीज जिसको आप कहते हैं। और ये ट्रांसजेंडर अवेयरनेस वीक मनाते हैं नवंबर में। तो धीरे धीरे वहां पे क्या समस्या आने लगी, वहां भी यही समस्या आ रही है। जो बायोलॉजिकली प्योर बॉयज या गर्ल्स हैं, धीरे धीरे उनके अंदर उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर के एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और अमेरिका के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे उन्होंने ये बोल दिया है कि बच्चे को अगर लग रहा है कि उसका बायोलॉजिकली वो कुछ और है लेकिन उसको फीलिंग किसी और तरीके की होती है, तो विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स वो बच्चा जाकर के अपने सेक्स चेंज की थेरेपी ले सकता है। अब ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि आपने एक बच्चे को सेक्सुअल थेरेपी पे डाल दिया। जैसे यूके का केस हुआ कि 4400% राइज हो गया, लड़कियां कहने लगी कि वो बायोलॉजिकल फीमेल नहीं है, उनकी सेक्स चेंज थेरेपी होगी, उनकी बॉडी में हार्मोन्स को इंड्यूस किया जाएगा जिसके लिए उनकी बॉडी बनी नहीं है। और साथ ही साथ वो क्या करती हैं, जैसे गर्ल्स हैं तो अपने जो फीमेल के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको वो अलग अलग तरीके से टॉर्चर करती हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। द सेम थिंग हैपन इन द केस ऑफ मेल्स ऑल्सो। तो एक ये जो जेंडर आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, इसका वहां के समाज पे बड़ा दुर्गामी परिणाम पड़ने वाला है। और एक अभी आश्चर्यजनक जो समस्या यूके में देखने को मिली, क्योंकि इन चीजों पर अभी डिस्कशन नहीं हुआ और मैं चाहती हूँ कि दृष्टि इसको आगे लेकर के जाए। यूके जैसी जगहों पे और अमेरिका जैसी जगहों पे सडनली सेक्स चेंज थेरेपी
इसका एक मतलब आप कह सकते हो कि मेडिकल की फील्ड में ये बूम कर रहा है। तो आप जाओ, आप सेक्स चेंज थेरेपी कराओ, वो आप सर्जरी के थ्रू भी करा सकते हो, वो आप हार्मोनल थेरेपी के थ्रू भी करा सकते हो, और देखते देखते ये सेक्स चेंज थेरेपी जो है ये पूरा एक इंडस्ट्री का रूप ले चुकी है। और आज 2023 में इस सेक्स चेंज थेरेपी की जो मार्केट वैल्यू है वो 1.9 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। ये 1.9 बिलियन डॉलर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बायोलॉजिकली सेक्सुअलिटी जिनकी डिफरेंट है उनको रिस्पेक्ट देने के चक्कर में कहीं हम पूरी सोसाइटी में एक तरीके के परवर्टेड सेक्सुअलिटी को इंट्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं, जहां पे एक नॉर्मल लड़का और एक नॉर्मल लड़की अचानक से समझने लगते हैं, जैसे जेंडर फ्लूइडिटी की बात तो कर रहे हैं, नहीं मैं लड़का तो हूं पर मैं लड़का नहीं, मैं लड़की हूं, मैं लड़की तो हूं पर मैं लड़की नहीं, मैं लड़का हूं। और इस तरीके के आपको ताजुब होगा, वेस्टर्न कंट्रीज ने 100 से अधिक जेंडर्स आइडेंटिफाई किए हैं, मोर देन 100। अभी तो 7 रेनबो की बात हो रही जिसमें 7 जेंडर्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। वेस्टर्न कंट्रीज में मोर देन 100 जेंडर्स आइडेंटिफाइड हैं। तो क्या आप पूरे 100 के 100 जेंडर कम्युनिटीज को, जिनको कि अब किसी ने कोई क्राइम कर दिया, किसी लड़की को छेड़ा तो बोला नहीं मैं लड़का हूं, लेकिन जब मैं कर रहा था तो मैं लड़का नहीं मैं लड़की था, so much of confusion is going to be created। तो इसमें जो आपकी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटीज है ना, उसको भी आपको जेंडर न्यूट्रल करना पड़ेगा कि कल को कोई लड़का बोलेगा मुझे लड़के ने। अच्छा, इसमें एक और बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या ये है कि देखिए क्या होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ एक्सपोजर जो बच्चे का होना चाहिए वो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए। अब यहाँ पे समस्या ये है कि जैसे लड़का लड़की होते हैं तो बायोलॉजिकली आप उनको समझाते हो, आप उनको अलग रख लेते हो। एज ऑफ द प्यूबर्टी में आप लड़के को लड़के से और लड़की को लड़की से अलग कैसे रखोगे? जब आप समाज में सेक्सुअलिटी को इंड्यूस करोगे इस तरीके से कि इसको प्रमोट किया जा रहा है, या डीक्रिमिनलाइज हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नौतेज सिंह जौहर के केस में इस बात को स्पेसिफिकली बोला कि भारत के गांव गांव में जाकर के चीज फैलाई जाए कि ये डीक्रिमिनलाइज हो गया है। डीक्रिमिनलाइजेशन एक एस्पेक्ट है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जब आप सेक्सुअली एक्टिव होने की एज में पहुंचते हो उस समय आपके लिए अगर मॉरल बैरियर नहीं होता तो लड़के के लिए लड़के को एक्सेस करना और लड़की के लिए लड़की को एक्सेस करना मुश्किल नहीं है। लेकिन उस टेंडर एज में अगर वो इस सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, उसका जो मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेज है वो बहुत ही भयानक है, और उसके ऊपर प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से लेकर के आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, कैंसर से लेकर के अलग अलग तरीके की डिजीजेस, इंक्लूडिंग अमेरिका के कुछ रिसर्च सेंटर ने तक बोला कि होमोसेक्सुअल्स आर 70% मोर प्रोन फॉर HIV। तो क्या हम इन चीजों को अपने टीनेजर्स के हेल्थ की कॉस्ट पे कर रहे हैं? हम उनको कैसे सेव करेंगे? और 14-15 साल की उम्र से जो बच्चा इस तरीके की एक्टिविटीज में लगेगा वो जब मेजॉरिटी की एज में पहुंचेगा तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि अगर वो हेट्रोसेक्सुअल फ्यूचर में होता है और अपनी शादी बायोलॉजिकली डिफरेंट पार्टनर से करता है तो क्या उसकी मैरिड लाइफ नॉर्मल हो पाएगी क्या? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम पूरे आने वाली जनरेशंस पे एक बहुत बड़ा खतरा क्रिएट करेंगे अगर हमने इसको नहीं रोका। और मुझे लगता है वेस्ट वो खतरा अपने यहाँ इनवाइट कर चुका है, जिसका परिणाम जैसे मैंने आपको बताया कि वो कैलिफोर्निया का एग्जाम्पल हो, लॉस एंजलिस का एग्जाम्पल हो, यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम्पल हो, इतना ज्यादा प्रमोट किया गया कि आज उनके समाज में न केवल एक विकृति दिखाई दे रही है बल्कि बच्चों से कहा जा रहा है कि जो मना हो, आपको जो सेक्स का लगता है आप जाकर के उसको चेंज करा लो। तो ये जो इसके पीछे एक मॉनेटरी बेनिफिट है, वो मॉनेटरी बेनिफिट कहीं बच्चों को इंड्यूस ना कर रहा हो, क्योंकि इसमें एक रिसर्च में ये पाया गया कि इसमें सबसे ज्यादा जो एक इंड्यूसमेंट का रीजन है वो एक बहुत बड़ा रीजन आपका मोबाइल फोन है। इस मोबाइल फोन से, सोशल नेटवर्किंग साइट से जिस तरीके के लोगों से कनेक्ट होते हैं, जिस तरीके से इनको पीयर बना करके एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में इंड्यूस किया जाता है, उसको लेकर के इनकी सेक्सुअलिटी खुद इनको अपने ऊपर डाउट होने लगता है, और उसका जो परिणाम हो रहा है पूरे के पूरे परिवार जो है वो खराब होते जा रहे हैं। तो इसको समाज में इंट्रोड्यूस करना एक अलग बात है, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि नेचर कहीं ना कहीं इस तरीके के रिलेशनशिप को प्रमोट करने से रोकती है और उनको एटलीस्ट हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करती। दो लोग रहना चाहते हैं,
वो रह सकते हैं, पर मैरिज के रूप में इसको रिकॉग्नाइज अगर हम करते हैं और समाज में अगर हम इसको प्रमोट करते हैं, तो यंगस्टर्स का जो फ्यूचर भारत जैसे देश में आने वाला जो समय है, वहां पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के साथ साथ हम कहीं ना कहीं यंगस्टर्स की राइट टू हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं। उनको हम साइकोलॉजिकली भी बीमार करेंगे और फिजिकली भी बीमार करेंगे। ये मेडिकली ना तो एक्सेप्टेबल है, ना कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेबल है, ना एथिकली एक्सेप्टेबल है, और ना ही ये भारतीय परंपरा के अनुसार एक्सेप्टेबल है। तो मुझे लगता है इस पर गंभीर चिंतन की बेहद जरूरत है। और ये एक ऐसी खतरनाक चीज है कि अगर एक बार आपने इसको समाज में इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसको वापस लेना मुश्किल है। और जो मैंने अभी आपको यूके और यूएस का एग्जाम्पल बताया, इस पे तो अभी इस देश में चर्चा ही नहीं शुरू हुई है। ये ज्यादा खतरनाक है। सीमा जी, आपने बहुत ही गहराई से इस विषय को समझाया है हम लोगों को। मेरे दिमाग में एक बात आई कि ऑलरेडी जो जो देश इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके पास ये एडवांस समस्या है, ऑलरेडी आना शुरू हुआ है, क्या उन देशों में इस विषयों पे जो हुआ है अभ्यास, या जो हम कर सकते हैं रिसर्च, और तो क्या वो सब मायने रखता है अपने यहाँ जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, या कभी उसका लॉ बनाने की जब बात आएगी, तो ये सब डेटा पॉइंट्स को क्या हमारी जुडिशियरी कंसिडर करती है? बिल्कुल करना चाहिए, और अभी तक ऐसा कोई डेटा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है रखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाफ वे में ही कन्विंस हो गई कि मैरिज को ठीक करना, मतलब मैरिज को टच करना बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा। और उन्होंने इसलिए सरकार से बोला, और आज सरकार ने एक प्रपोजल भी दे दिया है कि हम एक कमेटी बना करके इनकी जो उचित मांगे हैं उसको हम कंसिडर करेंगे। जैसे कि एक मांग है कि बैंक अकाउंट्स में अगर हम सेम सेक्स कपल हैं तो हमारे लिए कोई कॉलम नहीं होता, अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो स्पाउस के कॉलम में हम सेम सेक्स पार्टनर कवर नहीं होते। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको कि जिसके लिए आपको मैरिज का स्टेटस देना जरूरी नहीं है, आप इसको अदरवाइज भी पार्टनर शब्द लग करके एक नया कॉलम बना करके वहां पे आप इसको स्टेटस दे सकते हो। तो इसको जरूर कहीं ना कहीं रखना चाहिए। दूसरी की इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जिन जैसे पोलैंड ने इसको पोलैंड ने इसको अभी क्रिमिनलाइज कर दिया है। बहुत सारे और ऐसे देश हैं आपके अफ्रीकन कंट्रीज के जिन्होंने इसको क्रिमिनलाइज किया है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि हमारा जो यूरोप का पूरा नैरेटिव है वो इंडिविजुअलिस्टिक है। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, वो फ्रीडम पे भी नहीं जाता, वो लिबर्टी पे जा रहा है। और हमारे यहाँ पे जो लीगल सिस्टम में अभी समस्या आ रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम उन देशों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके यहाँ पे ये मॉडल टाइम टेस्टेड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे कम से कम, हम तो लाखों साल बोलते हैं, पर वेस्ट जो मानता है कि भारत ने जो मैरिज को एज एन इंस्टीट्यूशन दिया वो कम से कम 5000 साल पुराना है। तो 5000 साल पुराना का मतलब आपने उसको टाइम टेस्टेड किया है। यूएस में 2015 का जजमेंट आता है, उसको जजमेंट की बेसिस पे आप स्पाउस की डेफिनेशन चेंज करते हो, अभी 10 साल भी नहीं हुए, और मैंने आपको परिणाम वहां पे बताया कि किस तरीके से बैकफायर कर रहा है। एक चीज जो टाइम टेस्टेड नहीं है उसको आप इंडिया में लाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आपको हमेशा जहां पे हो उससे बेटर जाना चाहिए, जहां पे हो उससे आप नीचे नहीं जा सकते। और हर चीज को लेकर के एक बड़ा जो इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत महत्वपूर्ण एंगल है, हर बात में आप राइट टू चॉइस को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। अगर आपने राइट टू चॉइस के कंटूर को डिफाइन नहीं किया, तो कल को कोई फादर बोले मेरी चॉइस मेरी बेटी से शादी करने की है, या भाई बोले मेरी बहन से शादी करने की, तो क्या आप उसको राइट टू चॉइस की बेसिस पर रोकोगे क्या? फिर तो आप एक पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे हो जो कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो आपको ये समझना होगा, और कोर्ट को भी समझना होगा कि जो राइट टू चॉइस की पेरिफेरी है ना, वो मॉरलिटी से गाइडेड होती है, वो किसी इंडिविजुअल की चॉइस नहीं होती। क्योंकि ऐसे तो 140 करोड़ की आबादी में 140 करोड़ लोगों की 140 करोड़ चॉइस है। तो क्या हम 140 करोड़ चॉइस को एड्रेस कर सकते हैं क्या? ये असंभव है। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे लिबर्टी का जो नोशन चला, वहां पे वो बैकफायर कर चुका है, क्योंकि उनकी सोसाइटी जो है वो राइट सेंट्रिक है। और राइट सेंट्रिक होने के कारण आपने देखा होगा वहां पे कोविड के टाइम पे एक कैंपेन चला था, माई बॉडी माई राइट, तो काफी पहले का है, जहां पे उन्होंने बोला मास्क नहीं पहनेंगे, हमारी मर्जी है। तो वो इतनी इंडिविजुअलिस्टिक वहां की सोसाइटी है कि उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे मास्क ना पहनने से कुछ और लोग इन्फेक्टेड होकर मर सकते हैं। पर जो भारतीय समाज है, यहाँ पे अगर आप लिबर्टी या हद से ज्यादा अगर आप राइट्स को प्रमोट करते हो, तो
तो आप एक गलत कंपैरिजन कर रहे हो, और कंपैरिजन इसलिए भी गलत है कि आप सही से गलत की तरफ जा रहे हो, ना कि गलत से सही की तरफ जा रहे हो। तो वहां का कल्चर अलग है, वहां की सोसाइटी अलग है, और वहां पे जहां पे चीजें लीगलाइज हो चुकी है वहां पे भी इसका इम्पैक्ट निगेटिव आ चुका है। जरूरत है कि हम अब इस चीज को खत्म करें कि जो वेस्ट कर रहा है हम उसको करेंगे। हमारा खुद का एक वेल एस्टेब्लिश थॉट प्रोसेस है, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, हर स्थिति में हम सस्टेन कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे जो ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है उसको हम एक ऐसी सभ्यताओं से रिप्लेस करें जिनको टोटल आजाद हुए 70 साल, 100 साल, 200 साल हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये सिवाय मूर्खता के और कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो जो भी कर रहे हैं। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज और भी है, वहां पे ज्यादातर कंट्रीज ने सिविल यूनियन का स्टेटस दिया, ना कि मैरिज का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वहां पे सिविल यूनियन का स्टेटस दिया गया वो ज्यादातर कंट्रीज में थ्रू लेजिस्लेशन आया है, मतलब प्रॉपर कंटेम्पलेशन हुआ है, पार्लियामेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ है, ना कि जुडिशरी ने किया है। तो हमें इन चीजों पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और इसके मल्टीपल जो डायमेंशंस मैंने अभी आपको बताया जिस पे डिस्कशन नहीं हो रहा है, इस पे प्रॉपर डिस्कशन की जरूरत है। और मुझे लगता है कि प्रेजेंट परव्यू में इंपॉर्टेंट ये है कि जो छोटे छोटे कंसर्न है जो मैंने आपको बताया, बैंक अकाउंट हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, वहां पे आप एक और चॉइस दे सकते हैं। लेकिन इसको मैरिज का स्टेटस देना ये बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि समाज में जो इंड्यूसमेंट क्रिएट करने वाला है ना, उसका जो नुकसान होगा वो इररिवर्सिबल होने वाला है, और इसके बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे, बहुत लॉन्ग टर्म होंगे। तो ये हमें काफी सोचने की जरूरत है, अदरवाइज ये हमारी यंग जनरेशन के लिए भी बहुत खतरनाक है। धन्यवाद सीमा जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर हम जल्दबाजी में या जस्ट बिकॉज अन्य देश कर चुके हैं हम इस बात को करें, इस दिशा में अगर हम जाते हैं तो वो इरिवर्सिबल डैमेज प्रूव हो सकता है सोसाइटी के लिए। तो बहुत अच्छे से रिसर्च होके, बहस होके इन मुद्दों पे प्रॉपर दिशा में ले जाना बहुत आवश्यक है। अंजलि ताई जी, आप कुछ बात कह रही थी? हाँ, नहीं, मैं पूछना चाहती थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और गवर्नमेंट प्लीड कर रही है कुछ, तो ये जो आपने विदेशों के उदाहरण बताए या विदेशों में हुए रिसर्च बताए, उनको रेफर करने के लिए हम फोर्स कर सकते हैं क्या? देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, बाकी अभी देखते हैं, भी आर्ग्यूमेंट्स बचे हुए हैं, देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स में आता है कि नहीं आता। अच्छा। जी और ये कमिटी जो बनाई है, आज ही न्यूज आया है, जी। तो उससे कोर्ट सैटिस्फाई होगा? कोर्ट के कहने पे ये कमेटी बनी है, और मुझे लगता है कोर्ट के पास कुछ ज्यादा चॉइस नहीं है, क्योंकि ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में यूनिलेटरली आप इंटरफियर करिए, और कोर्ट भी इसको कहीं ना कहीं समझ गया है। और इसीलिए जो है इस मैटर को गवर्नमेंट को रिफर किया गया। उन्होंने आज बोला कि दोनों अपोजिट पार्टी जो है एक साथ बैठ करके वो पॉइंट्स डिसाइड कर लें, जिसपे कि वो कॉमन ग्राउंड बना सकते हैं। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तक सबकी हियरिंग पूरी नहीं हुई है, पर जितना समझ में आता है इसको पार्लियामेंट में डाल दिया है, और गवर्नमेंट से बोला है कि जो इनके माइनर, जो भी इनके कंसर्न्स हैं, वो मैरिज की डेफिनेशन में जाए बिना आप जो एड्रेस कर सकते हो उसको आप एड्रेस कर लो। तो अभी तक तो फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि अल्टीमेटली यही होने वाला है कि वापस ये लौट करके सरकार के पास आने वाला है, और मुझे लगता है इसका सबसे अच्छा तरीका भी यही होगा। करेक्ट। सीमा जी और अंजलि ताई, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और सारी जानकारी के लिए। आई थिंक इस सारी चर्चा से ये तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि इस विषय को अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। एक देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ अवेयरनेस व्हिच इज़ रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी, और जो लीगल इस चीज़ के इम्प्लीकेशंस है वो सीमा जी ने हमें बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो ज़रूर हमें इन विषयों पे अध्ययन करके आगे बढ़ना चाहिए एज़ अ सोसाइटी, ऐसे मुझे लग रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए, आने के लिए। मैं दृष्टि अध्ययन केंद्र की ओर से सीमा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे मौका देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स अ प्लेजर। जी। आप दोनों लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और सबसे अच्छी बात है मुझे अपनी बात रखने के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद।